नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में जल स्रोतों में जल उपलब्धता के लिए स्प्रिंग शेड प्रबंधन योजना के तहत काम किया जाएगा। राज्यपाल ने जंगलों और वन्य जीवों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और केदारनाथ धाम के कपाट आगामी 3 नवंबर को भाई दूज के दिन शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में पर्वतीय कृषि को लाभदायक और ग्रीन हाउस गैस न्यूनीकरण के लिए सक्षम बनाने के लिए शक्तिशाली उत्पादन प्रणाली विकसित की जा रही है। इसके तहत विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना का जलागम विभाग द्वारा आज से संचालन किया जा रहा है। ये बात प्रदेश के जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने आज देहरादून स्थित भारतीय वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना कार्यशाला में कही। जलागम मंत्री ने इस कार्य के लिए उत्तराखंड का चुनाव करने पर केंद्र सरकार और विश्व बैंक का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 6 वर्षीय ये परियोजना प्रदेश के चयनित 8 जिलों में शुरू की जाएगी। इस परियोजना से 519 ग्राम पंचायतों की 3,07,000 जनसंख्या को लाभ मिलेगा। ये पहली ऐसी परियोजना है जो जलवायु परिवर्तन से कृषि क्षेत्र में हो रहे प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालियों को परियोजना क्षेत्र के तहत मॉडल रूप में विकसित करेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में जनजीवन के लिए जल स्रोतों की भूमिका का उल्लेख करते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से प्रदेश में जो जल स्रोत सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं उनमें जल उपलब्धता में वृद्धि और इनके सतत प्रबंधन के लिए स्प्रिंग शेड प्रबंधन योजना की अवधारणा के अनुरूप कार्य किया जाएगा। इस परियोजना की महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय व प्रादेशिक संस्थान कंसोर्टियम पार्टनर के रूप में उत्तराखंड से जुड़ेंगे और इन संस्थाओं के वैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई तकनीक का प्रयोग इस परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखकर प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा में योगदान देना हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने वन्यजीवों के प्रति प्रेम और सद्भाव का भाव रखकर पर्यावरण को स्वच्छ व हरा भरा बनाते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ाने पर जोर दिया। राज्यपाल आज राजभवन में वन विभाग की ओर से आयोजित वन्य जीव सप्ताह के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक स्थलाकृति और जलवायु विविधता के कारण यहां कई प्रकार के वन और वन्य जीव पाए जाते हैं, जिस कारण देश विदेश के लाखों पर्यावरण और वन्य जीव प्रेमी वर्ष भर यहां आते रहते हैं। राज्यपाल ने कहा कि जंगलों और वन्य जीवों के संरक्षण, संवर्धन तथा पोषण की जिम्मेदारी हम सभी की है। राज्यपाल ने इस बात पर खुशी जताई कि राज्य में वन्यजीव संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों से बाघ, हाथियों और हिम तेंदुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस अवसर पर प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश में वन विभाग के कुशल अधिकारियों के नेतृत्व में प्रदेश में मानव और वन्य जीव सह अस्तित्व की दिशा में उचित कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही हिम तेंदुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए उत्तरकाशी में एक विशेष केंद्र की स्थापना का कार्य भी गतिमान है। इस अवसर पर मानव और वन्य जीव संघर्ष के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन सेवा के अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिले में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण चिन्हित करते हुए लगातार अभियान चलाकर इसे अतिक्रमण मुक्त करने के संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण चिन्हित करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे। इस दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट पर कार्यवाही गतिमान लिखने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यवाही की जाने की तिथि का उल्लेख करने के निर्देश दिए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बड़े मतों की गणना की जा रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाती नजर आ रही है। भाजपा ने 37 सीट पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि पार्टी 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। मतगणना में कांग्रेस दूसरे स्थान पर है और अब तक 31 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने जीत हासिल की है। इन्हें 90 में से 49 सीट पर जीत मिली है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा रही, जिसे 27 सीट पर जीत हासिल हुई है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए दिए गए। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट परंपरागत ढंग से शीतकाल के लिए आगामी 3 नवंबर को भाई दूज के दिन सुबह 8:30 पर बंद किए जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि 3 नवंबर को भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली केदारनाथ मंदिर से प्रस्थान करेगी और रात्रि विश्राम के लिए रामपुर पहुंचेगी। 4 नवंबर को चल विग्रह डोली रामपुर से प्रस्थान कर फाटा नारायण कोटी होते हुए रात्रि विश्राम के लिए विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी। 5 नवंबर को चल विग्रह डोली अपने शीतकालीन प्रवास ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी और परंपरा के अनुसार अपने गद्दी स्थल पर विराजमान होगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन दिनों रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इसी कड़ी में चंपावत जिले के विभिन्न स्थानों पर रामलीला मंचन की धूम है। रामलीला को देखने के लिए जिले के दूर दराज इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं। जिले के बनबसा, गढ़ीगोट, आमबाग, टनकपुर, अमोड़ी, मुड़ियानी, चंपावत, लोहाघाट, कर्ण करायत और पाटी सहित विभिन्न स्थानों पर राम जन्म से लेकर लक्ष्मण शक्ति तक रामलीला का आयोजन किया गया। चंपावत जिला मुख्यालय में जहां इस बार 141वीं बार रामलीला का मंचन किया जा रहा है, वहीं श्री राम सेवा समिति लगातार 126 वर्ष पुरानी रामलीला का आयोजन कर रही है। यहां पर रामलीला मंचन में महिला पात्र का किरदार महिलाएं, जबकि पुरुषों पात्र का किरदार पुरुषों द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड में पिछले दिनों साइबर अटैक से पूरा सरकारी सिस्टम प्रभावित हो गया था। इससे निपटने के लिए केंद्रीय एजेंसियों की मदद ली जा रही है। हालांकि अब अधिकांश सरकारी विभागों के साइट्स सुचारू रूप से शुरू हो गए हैं। सभी डाटा सुरक्षित हैं और साइबर अटैक से कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरने व पुलिस उप महानिरीक्षक एसटीएफ सेंथिल अबदई कृष्णराज एस ने प्रदेश में हुए साइबर अटैक के संबंध में आज देहरादून में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि साइबर अटैक मामले में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 मेल आईडी मिली हैं, जिस पर जांच चल रही है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को ITDA के सर्वर पर हैकिंग संबंधी मैसेज सर्वर के प्रत्येक फोल्डर में प्रदर्शित हो रहा था, जिसमें संपर्क करने के लिए मेल आईडी दी गई थी और भुगतान के बाद डाटा सुरक्षित उपलब्ध कराए जाने से संबंधित मैसेज लिखा था। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF को आवश्यक निर्देश दिए। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF नवनीत सिंह ने एक विशेष दल का गठन किया। इस बीच ITDA के साइबर विश्लेषकों के साथ वर्तमान साइबर ढांचे को सफलतापूर्वक सुदृढ़ कर लिया गया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य आज देहरादून में आयोजित मेरी पहचान कार्यक्रम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में ऐसे बच्चों ने हिस्सा लिया जिन्हें परिवार ने दिव्यांगता या विपरीत परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया था। इस दौरान श्रीमती आर्य ने बच्चों के हौसले
व जीवटता से भरी सफलताओं पर संवाद किया। कार्यक्रम का उद्देश्य उन बच्चों का सम्मान करना था जो राजकीय या स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से पुनर्वासित हुए और आज आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जल स्रोतों में जल उपलब्धता के लिए स्प्रिंग शेड प्रबंधन योजना के तहत काम किया जाएगा। राज्यपाल ने जंगलों और वन्य जीवों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और केदारनाथ धाम के कपाट आगामी 3 नवंबर को भाई दूज के दिन शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।